चुनाव में जो हावी रहेंगे? इस बार के चुनाव में सेवा, सुरक्षा और सहयोग यही रहेगा। हमने जनता की सेवा की है, जनता की सुरक्षा की है 10 साल में। राजवीर जी, ईमानदारी से बताइए, क्या किसानों का कोई मुद्दा नहीं है? अग्निवीर का मुद्दा नहीं है? ईमानदारी से बताइए राजवीर जी, क्या लगता है कौन सी मुद्दे हावी रहेंगे? रोज मर्डर हो रहे, रोज गोलियां चल रही हैं। नहीं रजत जी, आप उनकी बारी में जवाब देंगे, फिर वो आपकी बारी में बोलेंगे। ना आपको जनता सुन पाएगी ना उनको सुन पाएगी। आप डिसाइड कर लीजिए, आपको ऐसे ही एक दूसरे के बारे में बोलना है या एक एक करके आराम से अपनी बात जनता तक पहुंचानी है। बहुत बड़ा दिन है हरियाणा के लिए, चुनाव का दिन है, एक एक करके अपनी बात रखिए। राजवीर जी, बात पूरी कीजिए। पत्रकार जी, मैं बड़े सम्मानजनक तरीके से बोल रहा हूँ। 10 साल हम लोगों ने काम किया है, हो सकता है छोटी मोटी त्रुटि में रही हो। हमारी जो पोर्टल की बात करते हैं, हमने उसी पोर्टल के माध्यम से 30 लाख से ज्यादा हमने राशन कार्ड बनाने का काम किया। हमने आयुष्मान की सुविधाएं दी, हमने पेंशन बढ़ाई 3.5 लाख से ज्यादा। हमने जो मजदूर होते हैं ना, मजदूरों को एक दिन में 150 करोड़ से ऊपर ट्रांसफर किए थे। जो मजदूरों को जो कॉपी बनती है उनको जो सहयोग दिया, हमने सहयोग राशि दी। हमने हर वर्ग के लिए काम करके दिखाया है। गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़े के लिए, सबके लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए। किसानों का आपने बात की, किसानों की बात होती है पानी की, बिजली की। हमने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस कहती है 24 फसलों पर आप एमएसपी देने की बात कर रहे हैं। 24 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं है। मैं आपके हर सवाल का यहाँ जवाब दूंगा आपको। हमने अंतिम टेल तक पानी पहुंचाया। हमने जो बिजली की, जो खेतों की बिजली होती है उसका समय बढ़ाया। ये काम, क्योंकि किसान के लिए पानी और बिजली महत्वपूर्ण है, खाद महत्वपूर्ण है। हमने जब जो दूसरे सरकार से दूसरी मतलब पार्टियों की, तो वह खाने में मतलब वो खाद मिलता था किसानों को, लाठीचार्ज होता था। लेकिन हमें उन चीजों इम्पोर्टेड यूरिया मोदी जी ने बनाया और उस चीज को हमने मतलब खत्म कर दिया। और अगली बात, जो किसानों के एमएसपी की बात की, बड़ी अच्छी बात की। कांग्रेस के राज में सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी दी जाती थी, गेहूं और जीरी पर। हमने हरियाणा में 14 फसलों में करके दिखाया है ये चीजें। और हमने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें हमने 24 फसलें दी है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने वाली जी, मैनिफेस्टो का आप जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था, आपका जो मैनिफेस्टो है, विपक्ष लगातार आप पे हमलावर होता नजर आया है। पूरे 9 साल के कार्यकाल का मैं जिक्र करूंगी। आपने अभी 24 एमएसपी का आप जिक्र करते, मेरी सहयोगी भी आपसे जिक्र कर रही थी कि आपने 24 फसलें ही नहीं होती, आपने लगातार ये कहा जाता है कि 24 फसलें नहीं, आप एमएसपी दे रहे हो 24 पर। ठीक है, अब इससे पहले देखिए 500 का सिलेंडर के लिए आपकी तरफ से भी कहा गया, कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है। उसके अलावा अग्निवीर का मुद्दा सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है इस बार के चुनावों में, और विपक्ष जिस तरीके से लगातार कहता नजर आता कि अग्निवीर का मुद्दा है। अब पक्की नौकरी अग्निवीर को देने के लिए आपके मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया गया है, तो आप क्या इससे सहमत हैं? आपके मैनिफेस्टो में जो चेंज किया गया? मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से बताना चाहता हूँ। अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। तो एक बात और होती है, जब कोई भी नया रिफॉर्म होता है उसमें चर्चाएं होती है, उसमें विचार आते हैं और उनमें बदलाव निश्चित तौर पर होता रहता है। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले भी घोषणा की थी भाई हम इनको मतलब नौकरी सिक्योर करेंगे, लेकिन उससे भी आगे बढ़ के अमित शाह जी ने जब हरियाणा में आए थे, हमारे जो गृह मंत्री है, उन्होंने कंप्लीट एक पैकेज दे दिया था भाई जो भी अग्निवीर सेवा करके आएगा उसको जॉब सिक्योरिटी और जॉब हरियाणा सरकार देगी, सरकारी नौकरी देगी पक्की। तो इसमें रिफॉर्मेंट की बात कहाँ रहेगी? अब जो जहाँ हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, तो हम करेंगे उस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि अग्निवीर का मुद्दा काफी हावी रहा है इस बार के चुनावों में, पहले से ही हावी है? मैंने आपको पहले बोला है भाई, संवाद से ही मतलब समाधान होते हैं। और कोई भी जब सरकार नया रिफॉर्म लेके आती है, हमने पोर्टल लेके आए थे तो भी पुमापुम हुई थी बहुत ज्यादा, लेकिन जब धीरे धीरे उन चीजों में कोई बदलाव की अगर गुंजाइश रहती है, समय रहते आपने बदलाव किए। कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे थे कि अग्निवीर का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ सकता है, नाराजगी आपको झेलनी ना पड़े। चलिए, जरूरी भी है। रजत जी से पहले मेघराज यादव जी को चर्चा में जोड़ते हैं। काफी देर से वो शांत हैं, सबकी बातें सुन रहे हैं। मेघराज जी, आप बताइए, देखिए आप भी गठबंधन के साथ चल रहे हैं, जेजेपी ने गठबंधन किया है और पूरा समर्थन कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद का आपको मिलता हुआ। किस तरह से अभी आप अपनी पार्टी को, अपनी सहयोगी पार्टी को देख रहे हैं? आज बहुत बड़ा दिन हरियाणा के लिए, वोटिंग भी हो रही है, आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम अपने मैनिफेस्टो हमने निकाला है जिसमें हमने किसान कमेरे से लेकर और अग्निवीर जैसा भी आप चर्चा कर रहे थे, उसके ऊपर भी हमने एक एक पॉइंट को टच किया है कि हम किस तरह से। देखिए, एक चीज और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जहां आप बात करते हैं अग्निवीर की,
जी। अग्निवीर का जो पूरा ड्राफ्ट या जो उसको बनाया गया वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। उसके अंदर जननायक जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारा कोई भी एमपी विधान उसमें लोकसभा में या राज्यसभा में नहीं था। तो उसका जो ड्राफ्ट बना था, और कोई भी पार्टी अगर आज आपके बीच में आकर ये कहती है कि जी हम अग्निवीर को हटा देंगे, बदल देंगे, तो वो ये यहाँ से नहीं हो सकता, वो सेंटर से होगा। तो इस तरह के विचार अगर रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो महत्वाकांक्षा अपनी रखकर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेना चाहते हैं, इसके अलावा उनका कुछ नहीं है। बट जहां तक अग्निवीर का है, हमने क्लियर अपने मैनिफेस्टो में भी रखा गया है कि हम अग्निवीर को पूरा उसके एजुकेशन का खर्चा है वो पूरा सरकार रखेगी, उनकी नौकरी को भी पूरा हम आगे सुरक्षित करने का काम करेंगे, और हमने पूरा उसके लिए प्लान तैयार किया गया है। जैसा कि हमने बार बार बोला है कि जो 2 किसानों का मेरे जो यूथ एक विजनरी लीडरशिप हरियाणा के सामने आई है, और जो इस हरियाणा को आगे सच में बढ़ाना चाहती है, जो आपने 4.5 साल में हमने बोला है कि हमने एक अपने मैनिफेस्टो पे काम किया जो कि कोई भी नहीं करता, तो हम उस पूरे प्लान के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। और चाहे वो किसान की बात करो आप, हमने किसान का जैसे हम चाहे हमारा 10% हिस्सा था, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं थे, वहां पे हुए हमारे एक प्रवक्ता भाई ने बोला कि जी हमने किसान के अगेंस्ट रैली की, तो शायद वो भूल गए कि वो रैली हमने नहीं की थी। वो एक सांसद थे जो कि पहले बीजेपी में थे, और वो कांग्रेस से टिकट लेकर जो है मैदान में हमारे अगेंस्ट खड़े हुए हैं। तो ये चीजें पता नहीं क्यों लोगों को इतना भ्रमित किया जाता है, या तो इनको रजत जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं। रजत जी अभी आपकी बारी आएगी तब आप वो फोटो भी दिखाइएगा, और मुझे पता है आप क्या बताना चाह रहे हैं वो बात भी रखिएगा। और मेघराज जी आपकी बातों में एक चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा जा रहा है बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है। जेजेपी ने भी बीजेपी के साथ मिलकर राज किया है जितने भी समय किया हो, आपको लगता है आप पर भी उस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जेजेपी से भी अच्छी खासी नाराजगी लोगों के सामने आई है? हम इस चीज को आज भी और हर बार इसको एक्सेप्ट करते हैं कि जो आपने बोला है इस एंटी इनकम्बेंसी का, चाहे हमारा 10% था, और जो लोग हमें बार बार बोल रहे हैं कि जी हमने बोला था कि हम यमुना पार कर देंगे, देखिए 10% में यमुना पार नहीं होती है, और यमुना पार करना भी हरियाणा वासियों का काम है, ना कि एक स्पेसिफिक किसी पार्टी का। आज अगर कोई भी और पार्टी बोलती है कि जी हम यमुना पार कर देंगे, अभी कांग्रेस के एक प्रवक्ता भी पिछले दिनों मैंने सुना था, वो भी तो यमुना पार की बजाय कहीं और कुछ पार करवा रहे थे। तो ये पार करवाना हमारा काम नहीं है, वो जनता का काम है। जनता अगर देखती है कि कौन जनता के हित में काम कर रहा है, उसके हिसाब से वो मतदान करती है, और हम उस मतदान को स्वीकार भी करते हैं। लेकिन जहां तक बार बार बोला जाता है मलाई खाई, तो मुझे लगता है कि हमने तो 4.5 साल ही सत्ता में रहे, लोग 10-10 साल रह चुके हैं, IND हो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ये 10 साल से ज्यादा सत्ता में रहे, उन्हें कहीं ना कहीं इस मलाई की आदत पड़ चुकी है, और उस अपनी मलाई को कहीं ना कहीं जेजेपी पर थोपने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा उस चीज का वो है, मलाई खाने की आदत पड़ चुकी है, और आगे भी यही चाहते हैं कि मलाई खाई जाए, दूसरे पर भी मुझे लगता है रजत जी का रुख कर लेते हैं। बहुत बिल्कुल रजत जी, क्या कुछ आप दिखा रहे, तस्वीरें दिखाइए जी। हाँ, ये जो बातें कर रहे हैं, ये मैं इनकी जो रैली है उसकी जो फोटो है वो दिखाने का काम कर रहा था। मैं बिना किसी बात के तथ्यों के जवाब कोई बात ऐसी नहीं रखता कि अगर कोई बिना कोई तथ्यों के, थोड़ा आउट ऑफ फोकस हो रहा है, दूर से फोकस हो जाएगा, कहीं जूम करा लीजिए, ठीक है। पहली बात तो मैं ये जवाब दे दूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि IND के ऊपर इन्होंने बात करने की बात करी। देखिए हमारे समय में हरियाणा के अंदर कोई रिकॉर्ड प्रदेश का खजाना अगर भरा रहा तो इंडियन नेशनल लोकदल के समय में रहा, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने उसको 1 लाख करोड़ का कर्ज कर दिया, जिसमें बिजली कंपनियों का भी शामिल है, और उसके बाद जो भाजपा ही उसने उसको 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज कर दिया। ये सारा का सारा पैसा जनता की जेब से जाएगा, जनता से वसूला जाएगा। तो जो खजाना भरा रखे वो पार्टी अच्छी है, जो 1 लाख करोड़ और 4-4.5 लाख करोड़ का खजाना खाली तो कर ही दिया, जो हम भरा छोड़ के गए थे, ऊपर से 4-4.5 लाख करोड़ का कर्ज और चढ़ा दिया। जो ये बात कर रहे हैं, इनेलो का राज रहा होगा पहले, तो इनेलो के उस राज के अंदर अजय सिंह चौटाला ही सबसे ज्यादा उनकी चलती, ठीक है, जो आज आपकी पार्टी के। तो उस राज में मलाई फिर किसने खाई होगी, उसका भी अपने आप अंदर आकलन कर लीजिए, जाके देख लीजिए, क्योंकि अजय सिंह तो सिर्फ स्थिरता की राजनीति तस्ती में थे उस समय का। अगर आपको जानकारी, मुझे लगता है जिस पार्टी में हो पहले उस पार्टी का इतिहास निकालो, मुझे तभी तो मैं कहता हूँ इन बेचारों को पता कुछ नहीं है। जब पता कुछ नहीं होता तो ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलना है। अब टीवी पे आ गए, पता कुछ है नहीं, लेकिन बोलना है। कोई व्यक्ति अगर ये बोलते हैं कि हम पार्टी हम अलग हो गए, झंडा भी डंडा भी, अरे सारा का सारा कोई भाजपा या कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी ना लेके आए हो। वर्कर तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के
तोड़े हैं आप लोगों ने। जी। पार्टी तो उसी में घर के अंदर ही छेद किया, अपनी थाली के अंदर ही। इनको तो परिवार ही इनको ये देखिए, इनसे बड़े दुश्मन ये कहते हैं राजवीर रोहिला जी, इनको रख लो। अरे इनसे बड़े दुश्मन कौन है हो सकते हैं? जिन्होंने आया हुआ राज को ठोकर मार के कांग्रेस को और भाजपा को वोट शेयर ट्रांसफर करा दिया हो, उनकी 31 और आप बताइए कांग्रेस कहां खड़ी थी 10 साल तक? हम ही क्यों मुख्य विपक्षी दल रहे? ये तो इनका आप बात मत कीजिए। ये सबसे बड़े कहते हैं ना राजनीति में, ये क्लाउन इन इंडियन पॉलिटिक्स है। ये क्लाउन्स है। ये सीरियस कितने हैं ये आप जब आकलन करेंगे इस इलेक्शन के बाद तब आपको पता चलेगा ये अपने आप को जो सीरियस कहते हैं। अच्छा, तो कांग्रेस, चलिए ठीक है, बीजेपी के लिए आप ये सब कह रहे हैं, कांग्रेस को किधर देख रहे हैं आप? क्योंकि देखिए हरियाणा में ज्यादातर सीटों पर मुकाबला, रजत जी, ज्यादातर सीटों पर मुकाबला कहा जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहने वाला है। कांटे की टक्कर बीजेपी कांग्रेस में देखी जा रही है ज्यादातर सीटों पर। इनेलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, आप क्षेत्रीय दल हैं, बहुत मजबूत कभी हुआ करते थे, लेकिन अभी काफी कमजोर स्थिति में आप पहुंचे, ये आप भी मानते हैं। कांग्रेस को कहां पा रहे हैं आप, रजत जी? देखिए हर सीट है, बीच में ना बोलिए, आपको समय में नहीं बोला, कोई रेलेवेंस नहीं है आपकी। 8 तारीख के बाद पता नहीं कोई डिबेट पे बिठाएगा नहीं बिठाएगा। हरियाणा से तो साफ ही हुआ आपका। आप चुप रहिए, आप, मुझे पता है ना, आपको भी पता है अंदर से आप कहाँ खड़े। देखिए हर सीट के ऊपर अलग मल्टी कोऑर्डिनेट कंटेस्ट है, हर सीट के ऊपर। मतलब आप मान के चलिए हर सीट का अपने क्षेत्र का आपका एमएलए कैसा है, कैसा विधायक है, कौन कितने क्या काम कराएगा। मतलब ये आप कई सीटों के ऊपर तो इंडिपेंडेंट भी सभी से भारी है। तो हर सीट का अपना ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव है, ये देश का चुनाव नहीं है। तब जब कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल तक चुनाव आ जाता है ना, मतलब जैसे पंचायत का इलेक्शन बहुत डिफिकल्ट होता है, तो ये इलेक्शन है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से। और कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से जब चुनाव होता है तब निश्चित तौर के ऊपर जब बहुत सारी पार्टियां लड़ती हैं तब नेशनल पार्टी कोई भी हो, जब हरियाणा के अंदर ऐसा कभी भी कोई तीसरा ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग जो अलायंस हुआ है या कोई स्ट्रॉन्ग ऐसी पार्टी उभरी है, तो दोनों जो नेशनल पार्टी रही है, चाहे उसमें कुलदीप बिश्नोई जी की पार्टी रही हो, चाहे विकास पार्टी रही हो, आज हमारा अलायंस है। आप ये मान करके चलिए कि हमारा अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग अलायंस है, क्योंकि ये सीधा जो आम जनता का अलायंस है वो अलायंस है, जो शोषित वंचित गरीब किसान कमेरे वर्ग का अलायंस है, ये वो अलायंस है धरातल के ऊपर। किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे आप, क्या लग रहा है? क्योंकि क्षेत्रीय दलों को किंग तो अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कहना, लेकिन किंग मेकर के तौर पर जरूर देखा जा रहा है। मैं किंग मेकर आपको एक बार बहुत स्पष्ट आज आपको डिबेट में कहकर जा रहा हूं, अगर ऐसे परिणाम आए जो हंग असेंबली की बहुत संभावना बन रही है, हम किंग मेकर की भूमिका बिल्कुल नहीं निभाएंगे। हम किंग की भूमिका निभाएंगे, किंग की भूमिका निभाएंगे अगर हमारी पार्टी को ऐसा कोई अगर कोई ऐसा समीकरण बनता है तो उसमें हम जो हमारा सहयोगी हम कहेंगे हमें सरकार चलाने दीजिए, हम आपका किसी व्यक्ति को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करेंगे, आपके किसी विधायक को टेक्निक, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं। अगर मौका मिल गया तो आप ये मत सोच लीजिए कि अगर ये इसमें कोई वो हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अपनी सरकार चलाएंगे। किसान का मेरे को नया बिल्कुल फ्रेश मंत्रिमंडल होगा, फ्रेश सरकार होगी, अपने तरीके से किसान के कमेरे के हित में फैसले लिए जाएंगे, बिल्कुल भी कोई बकवास बर्दाश्त नहीं होगी। बहुत देख लिया जनता ने, बहुत बोली जनता, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रजत जी इस पे रिएक्शन जरूर लेना चाहिए, रजत जी ने जो बोला है मुझे बिल्कुल। रजत जी आपसे पूछना चाहूंगी, एक सीट आपकी 2019 में रही, 2024 में अभी वोटिंग चल रही है, क्या लग रहा है आपको कि क्या बदलाव होगा? निश्चित तौर पर बदलाव होगा, बदलाव तो 101% होगा। देखिए एंटी इनकम्बेंसी को कोई भी हो, एंटी इनकम्बेंसी को आप ये, अगर मैं ये बात कहता हूँ ना, ये बहुत बड़ा बयान है, ये इतनी हिम्मत कोई प्रवक्ता नहीं करेगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ चाहे उसमें हम खुद भी हैं, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, भुगतना पड़ता है बिल्कुल। तो उसका ये आप सत्ता परिवर्तन, तो आपने जो पहला शब्द किया ना सत्ता परिवर्तन, वो सत्ता परिवर्तन तो 101% होगा ही होगा। चलिए जवाब ले लेते, राजवीर जी जुड़े हुए हैं। सत्ता परिवर्तन बिल्कुल होगा। राजवीर जी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? और किंग मेकर को लेकर भी जो उन्होंने बात रखी है उस पर भी अपना रिएक्शन दीजिए। किंग मेकर वाले कोई भूमिका में रीजनल पार्टी नहीं आने वाली, क्योंकि जनता को पता चल चुका है कि ये लोग हैं कौन जी। इन लोगों ने दशकों तक हरियाणा को लूटा है, तो जनता ने इनका राज भी देखा है। चौधरी देवीलाल एक अलग वो थे, मसीहा थे वो, तो उनके बारे में तो कोई पक्ष का कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन उसके आगे क्या किया?
उसके आगे क्या हुआ खजाना है? किसने खाली किया? खजाना अरे किसने सुनो, खाली किया? खजाना अभी किसने तो- लूटा? खजाना आप बीच में मत 4 बोलो। लाख करोड़ कौन खा गया? अरे सुनो, 4.5 लाख करोड़ कौन खा गया? क्या झूठ खा लिया आपको? ऐसा क्या काम किया 4.5 लाख करोड़ का? रजत जी बोलने दीजिए राजवीर जी को, रजत जी प्लीज बोलने दीजिए। कुछ झूठा बोले, किसी बात की सेंस तो बने। 4.5 लाख करोड़ की बात ही नहीं करते ये लोग। चुप करो भाई। आप तो लोकदली बनने जनरल 1987 में न्याय युद्ध में था मैं। आपको अगर आप तो कल आए होंगे, 10 साल से आए होंगे 1987 में। 11 साल का था मैं तो, जब हमने कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह बजाया था। ठीक है ना, पुलिस के डंडे मेरे लगे थे सामने अड्डा पे। तो ज्यादा मतलब मुझे पता है इन्हें लोग क्या है जी। तो इन्हें लोग का कोई अस्तित्व नहीं बचा। इन्हें लोग का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। 7 लोग इनके परिवार के चुनाव लड़ रहे हैं। इन्हें लोग 10 मिला के 7 लोग हैं। 8वां हो गया वो केवी सिंह वाला। तो सारा मतलब हरियाणा पे ही नहीं चुनाव लड़ना है ना हर जगह। ये तो जनता मौका नहीं दे रही इन लोगों को, नहीं तो लूट नहीं होगा। लेकिन वो कह रहे हैं जनता मौका देगी इस बार राजवीर जी, वो कह रहे हैं बदलाव होगा और जनता मौका भी देगी। और राजवीर जी यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि चर्चा में हमारे साथ सिर्फ जेजेपी और इनेलो जुड़ी है, तो हम कांग्रेस को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कांग्रेस भी यहाँ पर है, बहुत मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी का नुकसान बीजेपी को अच्छे से, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी साफ है। कांग्रेस आ रही है, लोकसभा में हाफ हुई बीजेपी, अब साफ है। नहीं यार, धरातल पर मैं बिल्कुल ये तो ज्यादा आपने दुष्यंत के साथ दुष्यंत और रंजीत सिंह के साथ मिलकर राज्य चलाया। आपने क्या बातें करते हो? अच्छा ठीक है, रोक रही हूँ, आपको रोक रही हूँ। राजवीर जी, आपसे सवाल जो मेरा था उसका जवाब आप देना, लेकिन उससे पहले इनेलो सुप्रीमो की तरफ से वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा गया है, ओपी चौटाला ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं अपनी जनता को। निश्चित रूप से किसी को ये नहीं, आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। हरियाणा में कैसी स्थिति देखते हैं? हरियाणा में सरकार आपकी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोनों दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। देखिए, इनेलो की सरकार बनने का दावा ओपी चौटाला एक बार फिर से करते नजर आए हैं। आप उनको सुन रहे थे, उन्होंने वोट किया और जनता से भी वोट करने की अपील उन्होंने की है। और देखिए, आज हर हरियाणा वासी को जागरूक बने रहना है और अपना कीमती वोट जो है वो जरूर देना है। हरियाणा न्यूज भी लगातार ये अपील कर रहा है। राजवीर जी, फटाफट से अपनी बात पूरी कीजिए। कांग्रेस को लेकर मेरा सवाल था आपसे। कांग्रेस का जनाधार नहीं है जमीन पर। इन लोगों ने जो लूट और खसोट की राजनीति की थी, आप रेंडमली चेक कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के राज्य में 600 गांव है और शहर है। हर गांव में 10, 20, 50, 100, 200 बच्चे लगे हैं हमारे राज्य में। भारतीय जनता पार्टी बिना पर्ची बिना खर्चे लगाए हम लोगों ने। ये कांग्रेस की तो लिस्टें पड़ती डी पार्क में पड़ती थी, सबको पता है। इन्होंने जो विकास किया, वो क्षेत्रवाद किया, जो भाई भतीजावाद किया, जो पैरवी की है, उससे जनता तरस है। उससे वो लोग तरस है जिन लोगों को कभी सरकार का हिस्सा बनने का मौका नहीं मिला, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। ये लोग तो ये डाकू लोग हैं। इन्होंने पेंशन बनवाने के लिए लोग 2-2, 3-3 पेंशन लेते थे उनसे। भारतीय जनता पार्टी ने ऑनलाइन सिस्टम बनाकर 3.5 लाख पेंशन एक झटके में बढ़ा दी। ये जो 200 गज के प्लाट का जो अभी लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों ने वो ऐसे जगह प्लाट काटे थे जोड़ में, तालाब में, और कागज पकड़ा दिया उन लोगों को। मेरे पास ऐसे सबूत है। तो इन लोगों ने कहते हैं आपकी पोर्टल स्कीम से परेशान हो चुकी है जनता। कोई पोर्टल स्कीम से परेशान पोर्टल नहीं है। बंद करेंगे सबसे पहले, जो जरूरी पोर्टल नहीं है। पोर्टल से कोई परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं है। सिर्फ कुछ लोग परेशान है, जो लोग उसकी प्रीति में आ जाते हैं, जो आय का गड़बड़ करते हैं। हाँ, एक आध हो रहे जेन्युइन केस हो सकता है कई बार, क्योंकि देखो 100% कोई नहीं होता, लेकिन 98% अगर लोगों का काम हो रहे हैं तो चीज अच्छी है जी। चलिए राजवीर जी, अब जनता क्या कुछ फैसला ले रही है, जनता क्या सोच रही है, आपने कितने काम किए हैं, उसको लेकर जनता ने फैसला कर ही लिया है। क्योंकि देखिए, वोटिंग जारी है, वोट किए जा रहे हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, परिणाम जब सामने आएंगे, तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। आपके पास लौटूंगी। मेघराज जी भी हमारे साथ जेजेपी से जुड़े हुए हैं। मेघराज जी, आप अपने आप को कहां पर देख रहे हैं, कितने आश्वस्त हैं इस बार 2024 के जो विधानसभा चुनाव है? क्या लग रहा है आपको इस बार? जो विश्वास
जनता ने हमारे ऊपर 2019 में दिखाया था, कहीं ना कहीं उससे भी अच्छा अब की बार दिखाएगी। क्योंकि अगर आप 2019 की बात करते हैं, जो हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, जो अभी बार बार जो है कहीं ना कहीं जेजेपी फोबिया हो गया इनको, जबकि हमारे बड़े भाई है और मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, पर मुझे आज पहली बार डिबेट पर कहीं ना कहीं ऐसा लगा है कि वो भी जो इलेक्शन जिस तरह से चला है तो उन्हें एक झंझलाहट है, और जो फोबिया जेजेपी का है उनको काफी ज्यादा सता रहा है। इसलिए वो कभी चाचा की बात करते हैं, कभी फैमिली मेंबर्स की जिक्र करते हैं। जहां जहां बात होनी चाहिए हरियाणा की, हरियाणा वासियों की, हरियाणा की डेवलपमेंट की, उनको छोड़कर आज भी वो 2019 में कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, उससे आगे नहीं बढ़ पाए। जी राजवीर जी, आप बीच में कृपया ना बोले तो अच्छा रहेगा, मैं बोलता नहीं बीच में आप लोगों को। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक जननायक जनता पार्टी का है, हमारा बिल्कुल क्लियर विजन है। हम उस विजन के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, किसान कमेरे को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। जो इश्यूज जो हमने 4.5 साल में फेस किए हैं और उसको हम पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, उसको एनालिसिस करके हमने अपना मैनिफेस्टो बनाया है, ताकि हमने एक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हरियाणा को लेके जाए, इंस्टेड ऑफ जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो 48-40 पेज का मैनिफेस्टो बनाकर और कहीं फिर रद्दी की टोकरी में रख दिए जाते हैं। हमारा वो विजन नहीं है। ये किसान कमेरे पूरा एक एक एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग, चाहे महिला हो, सुरक्षा हो, चाहे आपका किसान हो, चाहे अग्निवीर हो, हमने हर एक मुद्दे को टच करके उसका एक प्लान के हिसाब से बनाया अपना मैनिफेस्टो, ताकि अगर हम सत्ता में आते हैं तो उस सत्ता में आकर हमें किस तरह से उसको मैटलाइज करना है। जहां तक बात रही, अभी आपने सुना होगा कि प्रवक्ता भाई हमारे बोल रहे थे कि हम जो खुद ही आएंगे या हम किसी का नहीं करेंगे। देखिए, ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि किस टाइम कौन सी सिचुएशन बनती है। तो आज ना हमारे पास वो सिचुएशन है कि हम उस पर बोल सके, ना बीजेपी के पास है, ना किसी और बड़ी पार्टी के पास है, ना किसी छोटी पार्टी के पास है। एएसपी के साथ आने से आपको कितनी मजबूती मिली है? आपको लगता है हरियाणा में एएसपी के साथ गठबंधन करने से एएसपी आपका कुछ बेड़ा पार करवा पाएगी जेजेपी का, जो कि हरियाणा का ही क्षेत्रीय दल है, बड़ा दल रह चुका है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, एएसपी के श्री आजाद जी के हमारे साथ आने से जो हमारे किसान कमेरी की आवाज है, हम उसको बड़े अच्छे से पब्लिक के सामने रख पाए हैं और उसका हमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। उस सहयोग की ही देन है कि आज कहीं ना कहीं जो पार्टीज है वो हमारे ऊपर नजरें गड़ाए बैठी है और हमें मतलब मुद्दों की बजाय पारिवारिक या हमें जो है अलग अलग तरह का नर्गल हमारे ऊपर आरोप लगाकर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जहां बात आती है कि अगर आप बात करते हो आजाद जी की, आजाद समाज पार्टी की भी, तो आप ये देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जहां बीएसपी कभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होती थी, उसका पिछले अगर मैं आपसे बात करूं 10 साल के अंदर अगर आप कहीं भी उनका कोई रोल नजर आता हो तो आप बता सकते हैं, जैसे कि आईएनडी का हरियाणा में रहा है, ऐसे ही उनका है। तो ये जो हम बार बार नॉन सीरियस पॉलिटिशियन वर्ड यूज करते हैं, ऐसे ही नहीं करते। हम इसलिए करते हैं कि अगर आप सीरियस पॉलिटिशियन है और हरियाणा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपका विजन भी उसी तरह का होना चाहिए। आप किसके साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं, किसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस विजन के साथ बढ़िए। आप उस पार्टी के साथ बढ़ रहे हैं आगे जो 10 साल से उत्तर प्रदेश में ही कुछ नहीं कर पा रही, वहां एक आवाज नहीं उठा पाए, और वहीं दूसरी तरफ जो आजाद जी है, चंद्रशेखर आजाद जी, वो पूरी मजबूती के साथ, ना कि यूपी में संसद के अंदर आप उनका भाषण सुनिए, जो उन्होंने इस समाज के लिए जो अपेक्षित रहा हमेशा, उसके लिए आवाज उठाई है और उनके प्रति जो उनका काम करना था। चाहे आप देखिए कि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर भी उन्होंने रिजर्वेशन की बात की है, तो वो हमेशा अपने समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें काफी आगे सक्सेस भी हो रहे हैं। इस बीच रजत जी से मैं सवाल इसका लेना चाहूंगी, क्योंकि जो आपने कहा रजत जी, एक तो पहले ये बताइए, ये कह रहे हैं कि बीएसपी तो उत्तर प्रदेश में ही कमाल नहीं कर पा रही है, हरियाणा में क्या ही उखाड़ लेगी या क्या ही कमाल कर पाएगी। दूसरी तरफ आईएनएलडी, बीएसपी, एचएलपी भी साथ में जुड़ गई है। ये 3 पार्टियों का जो गठबंधन है इस बार हरियाणा में हुआ है। हमने एक मंच से सुना था अभय चौटाला को और एचएलपी सुप्रीमो है गोपाल कांडा को, एक मंच से वो कहते नजर आए कि सिरसा की तो सारी सीटों पर हम जीत ही रहे हैं, सिरसा की सरकार बनाएंगे हरियाणा में। एक नया दावा यहाँ पर इस विधानसभा चुनाव में दिया गया है आपके गठबंधन की ओर से। जी, निस्संदेह सिरसा की सरकार बनाएंगे और साथ साथ पूरे हरियाणा की सरकार बनाने का भी काम करेंगे। और जो अभी इन्होंने कहा है जजपा के जो प्रवक्ता है, देखिए जजपा के प्रवक्ता मेरे भी बड़े अजीज हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ हम अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं और जो भी मैं बात कर रहा हूँ मैं तथ्यों के आधारित करता हूँ। और आपको सिर्फ 5 सेकंड में जो आपने 1-2 बात कही है मैं उसका जवाब दे दूँ। बीएसपी को लेकर भी मेरा सवाल पार्टी की, हाँ उस पर ही मेन तो उसी के ऊपर है, मेन फोकस सवाल वही है। लेकिन इन्होंने जो बात करी
जो चाचा चाचा बार बार करते हो, मैं आपको कहा है पार्टियां और भी हैं। क्या आप सिर्फ अपने परिवार के खिलाफ ही चुनाव लड़ते हो क्या? आपको और कोई नहीं पार्टी दिखती? आप हर कोई भी चुनाव होता है, आप उठा के देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड। आप शुरू करते हो मेरे चाचा मेरे चाचा। अरे आप ऊपर उठिए इन चीजों से। अगर आप पार्टी और सच में अपने आप को कुछ सीरियस मानते हो, आपने एक सीएम बनने के लिए रजत जी आपको रोक रहे हैं। यमुनानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। फर्जी वोटिंग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपसे साझा करते हैं क्या कुछ ये खबर है। यमुनानगर में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम जानकारी, आज वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। फर्जी वोटिंग का ये मामला सामने आया यमुनानगर में। यमुनानगर में फर्जी वोटिंग का मामला सामने आया है। नाम है क्या? वोट नहीं पड़ी आपकी? कहाँ पे आपकी वोट? जब आप वोट डालने के लिए गए तो क्या कर रहे थे जी? वो कहते हैं आपकी वोट तो डलती है। कौन से बूथ पे? 69। ठीक है। नाम है सुखविंदर कौर। क्या वोट नहीं पड़ी आपकी? कहाँ पे आपकी वोट? जब आप वोट डालने और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। यमुनानगर के बाद एक और बड़ी खबर। अब ये खबर नारनौल से है, जहां पर वोटिंग के दौरान झड़प का मामला सामने आया है। नारनौल में वोटिंग के दौरान झड़प हुई है और बूथ पर 2 गुटों में ही देखिए झड़प हो गई। हाथापाई की खबरें भी यहां पर सामने आ रही है। बूथ पर ही 2 गुट जो हैं वो आपस में भिड़ गए। नारनौल के गांव खाड़ा खेड़ी का ये पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नारनौल में वोटिंग के दौरान झड़प हुई है और इससे पहले आपको बताया कि फर्जी वोटिंग को लेकर भी मामला सामने आया है। बूथ पर 2 गुटों में हाथापाई हुई है। अब किस वजह से हाथापाई हुई है ये भी जानने वाली बात है। ये तस्वीरें आप देखिए, हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं और नारनौल से ये तस्वीरें सामने आई है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़े, हाथापाई होती हुई नजर आई, पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आई है। बड़ा सवाल ये कि देखिए किस वजह से अब ये हाथापाई हो रही है। सृष्टि चविष्का, पुलिस भी इन्हें रोक पाने में थोड़ा, पुलिस को भी मुश्किलें हो रही हैं क्योंकि काफी संख्या में ये लोग हैं दोनों गुटों के, और हाथापाई कुछ इस तरह बढ़ गई कि एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ने पर ये लोग जो हैं उतारू हो गए हैं और नारनौल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि देखिए आज का जो दिन है, चुनाव का दिन है, उसके लिए चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। पुलिस प्रशासन की भी अगर बात करें तो उनकी तरफ से भी तमाम इंतजाम तो किए गए हैं। पुख्ता तैयारियां पहले भी नजर आई थी, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं, हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद है, रोकने का प्रयास यहाँ पर दोनों ही गुटों को किया जा रहा है, लेकिन काफी संख्या में ये लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं और वोटिंग को बाधित करने के प्रयास चविष्का इस तरह के किए जाते हैं। बिल्कुल शिशु, देखिए ये वीडियो बयां कर रही है क्या कुछ इनके बीच में झगड़ा हुआ है, किस बात को लेकर हुआ है। हालांकि तस्वीरें हम आपको साझा कर रहे हैं। 2 गुटों में ये झड़प हुई है, लड़ाई की जा रही है एक दूसरे के साथ और जिस तरीके से पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आई है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। अब क्या कुछ वजह रही ये भी एक सोचने वाली बात है, लेकिन देखिए वोटिंग सुबह से जारी है और इस तरह की खबरें आमतौर पर सृष्टि कई बार देखी भी जाती हैं। कुछ ना कुछ लोगों की समस्याएं होती है जिनको लेकर भी वो इस तरीके से रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी नारनौल से जो तस्वीरें सामने आई है, क्या कुछ वजह रही है जो 2 गुटों के बीच में ये झड़प हुई है। पुलिस बीच बचाव करती हुई नजर आ रही है और देखिए मारपीट यहाँ पर की जा रही है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है। हालांकि आसपास के लोग भी आकर बीच बचाव करते हुए नजर आए हैं। नारनौल से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 गुटों के बीच में ये झड़प हुई है, हाथापाई जो है करते हुए नजर आ रहे हैं आपसी। और जब इस तरह की खबरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जो है वो वोटिंग पर भी पड़ता है, लेकिन उसी के लिए यहाँ पर प्रशासन, पुलिस मौजूद है जिनकी तरफ से तमाम रोकने के प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जी और सीधे अब चर्चा का रुख करते हैं और जिस तरह से चविष्का, चलिए बिल्कुल राजवीर जी आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी का हम जिक्र कर रहे हैं, आज वोटिंग भी जारी है। देखिए 5 साल और 4.5 साल, पूरे 9.5 साल का कार्यकाल आपका हरियाणा में रहा है। इस बार आप क्या सोच रहे हैं 2024 में जो मुद्दे हावी हुए हैं आपके ऊपर, कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर, लगातार विपक्ष का मैं जिक्र करूंगी और अन्य क्षेत्रीय दल भी हैं, लगातार आपके कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी ने काम नहीं किया है।
तो चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, करेक्शन नहीं हो पाए, एक बार फिर से करेक्शन करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दे इस बार बीजेपी के रहने वाले हैं और बीजेपी क्या कुछ सोच रही है। फिलहाल और जेजेपी से जिक्र कर लेते हैं। गठबंधन में सरकार रही 4.5 साल, ये चला। आपसे पूछना चाहूंगी मेघराज जी, आपको क्या लग रहा है 4.5 साल जब आप बीजेपी के साथ थे, आपने कहा कि मैनिफेस्टो जो आपकी तरफ से जारी किया गया था, आप 10% की हिस्सेदारी उसमें थी, आपने कुछ खास कमाल आप नहीं दिखा पाए, जनता परेशान रही, जनता नाराज रही, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपका इसमें दोष नहीं है। इस बार 2024 में आप क्या कुछ अलग करने वाले हैं फिर? ये प्रश्न मेरा चल रहा था, आपने प्रश्न मुझसे किया था, बीच में आपने चला दिया। आप मुझे उत्तर देने देंगे? ठीक है रजत जी चलिए आप फिर बात पूरी कर लीजिए अपनी, फिर हम मेघराज जी का रुख कर लेंगे। आप बात पूरी कर लीजिए। जी ये आपने अलायंस के बारे में प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दिया। माफी के साथ मैं भूल गई थी रजत जी, आप बात पूरी कीजिए। हाँ, तो देखिए जो ये बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा में मायावती जी के बारे में, और पहले तो मैं एएसपी की एक चीज आपको स्थिति स्पष्ट कर दूं। उत्तर प्रदेश के अंदर आजाद समाज पार्टी का 0.58%, मतलब आधे प्रतिशत से 0.58% वोट शेयर रहा है। मायावती जी का फिर भी 10% वोट शेयर रहा है इस लोकसभा में। हरियाणा के अंदर हमने एएसपी के साथ बड़ौदा बाई इलेक्शन के अंदर अलायंस किया, धरातल के ऊपर उनके पास वोट नहीं है। हम अलायंस कर चुके हैं उनके साथ पहले, बड़ौदा बाई इलेक्शन हुआ था हरियाणा, वोट नहीं है उनके पास। तो अगर ये सोचते हैं कि जिस पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर 1% भी वोट नहीं है, और वो मायावती जी का, देखिए मायावती जी का कार्डर बहुत स्ट्रॉन्ग कार्डर है, ऊपर नीचे वोट होती रहती है। हमारा कई दफा पहले अलायंस हो चुका है। हमने अंबाला लोकसभा सीट अमन नागरा वहां से जीते थे, वो सीट भी अलायंस में जीतने का काम किया है। आज कोई पहली बार अलायंस नहीं हुआ है, हम नेचुरल अलायंस पार्टनर है। हमारा 2019 में भी अलायंस हो गया था। ये तो अगर जजपा के तो वो इन्होंने पार्टी ना तोड़वाई तो तब भी हो गया था, सरकार आई पड़ी थी। वो ये सारी फैक्ट्स की बातें हैं जो ये पहले तो मैं ये आंकड़ों के साथ बता दूं, अगर ऐसा कोई बात करें, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग अलायंस है हमारा अलोपा का और बीएसपी का। धरातल के ऊपर बहुत हमारे बहुत कार्डर इतना मजबूत है, वर्कर इतने मजबूत है, बड़ा तगड़ा नेटवर्क और नेक्सस है। आप ये इसको कम आंकने की बात ना करें। आजाद समाज पार्टी का कुछ भी नहीं है, धरातल पे वोट नहीं है। ये पार्टी दोनों वैचारिक रूप से, इन्होंने किसान कमेरा का बात करी, मैं तो बात कर रहा हूँ। जब आप किसान कमेरे की विचारधारा की बात कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद ने ये किसान आंदोलन में सीधा किसानों का साथ दिया था। और नेचुरली जो अलायंस पार्टनर ये क्यों नहीं है, उधर जसपा जो है वो बिल्कुल खिलाफ, काले कानूनों के पक्ष में खड़ी थी कि काले कानून ठीक है, और वो खिलाफ खड़े थे चंद्रशेखर। तो ये तो बात तो चंद्रशेखर आजाद से पूछनी चाहिए। जब ये लोग किसान विरोधी हैं, किसानों के खिलाफ, काले कानूनों के पक्ष में खड़े, और आप वहां बॉर्डर के ऊपर वहां पहुंचे हुए थे, आप निकालिए आपकी टीम सोशल मीडिया के ऊपर, अभी निकाल के दे देगी आपकी टीम। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं कोई गलत बात थोड़ी ना कह रहा हूं। तो ये तो सिर्फ एक मुझे किसी तरीके से दिखाने की कोशिश है कि इनका अपना वोट शेयर तो कुछ आना नहीं है। इनका बता दूं, एक भी सीट इनकी हरियाणा में नहीं आ रही। धरातल के ऊपर सिचुएशन ये है। तो मैं इसीलिए, चाहे बुरा लगे भला लगे, वो मैं तो बात कही है, कोई ऐसी वैसी बात नहीं कही है। और जहां तक आप सिरसा की बात करते हैं, देखिए सिरसा क्षेत्र का हित किसमें है? सिरसा क्षेत्र के अंदर अगर मैं सिर्फ किलोमीटर का नेटवर्क बता दूं, सिरसा लोग की अगर मैं बात करूं, तो लोकदल की सरकार के अंदर 1300 किलोमीटर से ज्यादा की सड़क बनी। और कांग्रेस के जब 10 साल का हुड्डा का राज रहा ना, इन्होंने कम 40 किलोमीटर की सड़क नहीं बनवाई। अब आप देख लो, कंपैरिजन कर लो कि हुड्डा ने सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए होना चाहिए, मैं इसमें कोई बुरी बात नहीं मानता, लेकिन सिर्फ क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब लोकदल की सरकार थी, पूरे हरियाणा का चौमुखी विकास हुआ। ये तो मैं सिरसा का बता रहा हूँ कि सिरसा में वाटर वर्क्स का हो, पुलों का निर्माण हो, सड़कें कंक्रीट करनी हो, अलग से कोर्ट्स हो, बिजली के जो घर है वो, उसमें बहुत ज्यादा काम हुआ। सिरसा का चौमुखी विकास हुआ। अगर आपको पूरी लिस्ट गिनाने लग जाओ अभी बैठ के ऊपर, अगर आप अगला मुझे जो वो देंगे तो मैं आपको पूरा एक एक करके काम बता दूंगा कि सिरसा में कहाँ फ्लाईओवर बने, कहाँ कितने नहरों का काम हुआ, कितनी नहरों को माइनस को जोड़ा गया। ये अपने क्षेत्र के लिए जो फील करेगा वही करेगा। हुड्डा सिर्फ फील करता है रोहतक के लिए, हुड्डा करता है क्षेत्रवाद, नौकरियां सारी पूरे हरियाणा में, नरवाना ले लो, कहीं ले लो, पूरे हरियाणा के अंदर नौकरियां इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में। और जिस भर्ती की ये बात करते हैं बार बार,
अरे सीधा कांग्रेस की साजिश थी। लेकिन जो जेजेपी शिकायत करता है, जेजेपी के लिए, एएसपी के लिए ये कहना कि एक भी सीट नहीं आएगी, ये तो थोड़ा ज्यादा ज्यादती कर रहे हैं आप, नाइंसाफी होगी ये इतनी बड़ी बात कह देना। नहीं, रिजल्ट आ रजत जी, जाएगा, नहीं रिजल्ट आ जाएगा, नहीं रिजल्ट आ जाएगा। देखिए वोटिंग चल रही है इस वक्त, जी 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरी कोई बात होगी तो मैं क्षमा, चलिए रजत जी आपके पास जवाब देंगे जी, बिल्कुल। मेघराज जी से ये सवाल ले लेते हैं, रजत जी मेघराज जी से सवाल ले लेते हैं। आपका कहना है कि एक भी सीट नहीं आएगी जेजेपी की। मेघराज जी आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? और पहला मेरा सवाल ये भी था कि जब 2019 का मैंने जिक्र किया, मैनिफेस्टो का जिक्र कर रहे थे कि 10% आपका शेयर था, आप कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, 2024 में क्या करने की सोच रहे हैं फिर? देखिए मैं पहले तो इस चीज का जवाब दे देता हूँ कि जो अभी मेरे बड़े भाई ने जवाब दिया कि अपना जेजेपी की कोई भी सीट नहीं आ रही, जी तो ये तो जनता जनार्दन है, हरियाणा वासी है, वो डिसाइड करेंगे। और हमने हमेशा उसका जो है मान सम्मान किया है। जो भी हमें जनता ने अपना मत के थ्रू हमें आशीर्वाद दिया है, चाहे वो किसी लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे 2019 के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हो, तो जो हमें जनमत मिलेगा हम उसका बिल्कुल जो है स्वीकार करेंगे उसको। और ये वो डिसाइड करेगी कि हमें एक सीट मिलेगी, नहीं मिलेगी, या 10 मिलेगी, 50 मिलेगी, या एनडी 90 की 90 जीत के जाएगी, या कोई और पार्टी। लेकिन आश्वस्त तो आप भी होंगे कुछ सीटों को लेकर? बिल्कुल, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमें पूरी उम्मीद है कि जनता ने जो हमने पिछले कार्यकाल के अंदर जो एक हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने जितना, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे रोजगार हो, चाहे आप एविएशन सेक्टर जिसका आज तक किसी, मैंने आपसे क्या कहा कि एक किसान का मेरा एक यूथ जो विजनरी लीडरशिप है जेजेपी की, वो पूरा हरियाणा को एक मॉडल स्टेट बनाने की कोशिश करे, जिसके थ्रू अगर मैं बात करता हूँ, आपने बोला कि हमने पिछले मैनिफेस्टो के हिसाब से क्या किया था, एविएशन सेक्टर का आज तक हरियाणा में किसी ने नाम तक नहीं लिया। उस एविएशन सेक्टर के अंदर 4.5 साल के अंदर, जिसमें 2 साल कोरोना जैसी प्रॉब्लम भी हमारे सामने खड़ी रही, उसके बावजूद अगर मोदी जी का प्लेन अगर हिसार में उतरता है तो उस विजनरी लीडरशिप की ही देन है। अगर आप काछोद पट्टी जो हमारी बंद पड़ी हुई थी, उसके ऊपर आज हरियाणा के बच्चे जो है अपना कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो श्री दुष्यंत चौटाला की देन है। गुड़गांव के अंदर अगर हेली हब बन रहा है, वो श्री दुष्यंत चौटाला की देन है। तो इतना विजनरी लीडरशिप जो 4.5 साल में जो किसी इस सेक्टर को किसी ने टच नहीं किया, उसको इतना ग्रो कर सकता है। आप 1-2% नहीं, 1100%, लोग कहते हैं 100%। आप उस सेक्टर को देखिए, मेरे सारे जो यहाँ पे प्रवक्ता भाई भी है, आप चेक कीजिए कि एविएशन सेक्टर मेरा कहाँ था और आज कहाँ एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, इसी बात पर एक अनुमान तो बताइए सीटों को लेकर। देखिए मैंने आपसे बताया कि हमारा पिछली बार आपने देखा, पिछली बार भी हमारे प्रवक्ता ऐसे ही भाई बोलते थे कि इनकी तो 0 सीट आएगी, और हमें पूरा आशीर्वाद मिला, 10 लेके गए। हमारी उम्मीद है अब की बार हम 10 से बढ़ाकर 15 तक सीटों का हमारा टारगेट अब की बार। चलिए आप कह रहे हैं 10 से 15 का टारगेट तो है। 15 का टारगेट है, 10 सीटें आपको 2019 में मिली थी, और अब जिस तरीके से कहा गया कि आपकी एक भी सीट नहीं आएगी, अभी आपसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इस बार 2024 में आप क्या सोच रहे हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप बात कर रहे हैं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें कही है वो हम करेंगे, 2019 में आप नहीं कर पाए। देखिए उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अभी आपको बताया कि जो बेसिस 4.5 साल का हमारे टेन्योर हो रहा है, उस 4.5 साल में हमें जो फेस की हमने प्रॉब्लम्स, उसको कैसे हम और आगे से जो हमारे पेंडिंग इश्यूज थे, जैसे पेंशन का है जो हमारे 5100 रुपए का था, जो कि चाहे आज कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, अलग अलग स्टेट्स में इनकी सरकार है, और आज भी लास्ट एमपी में 1500 है, राजस्थान में आप देखिए, सिर्फ हरियाणा ऐसा जो 3000 दे रहे हैं। तो अगर कोई ये कहता है कि हमने दे दिया है, तो शायद आप अपने उन स्टेट में दे दीजिए, हम ये भी मान लेंगे कि आपने दिया है। तो कहीं ना कहीं हमें उसको 5100 करना ही करना है। उसी के साथ जो हमारा जो अग्निवीर योद्धाओं का है, उनकी भर्ती का जो हमारे फॉर्म भरे जाते हैं भर्ती के, हर साल युवा जो कमाते नहीं है, गरीब परिवार से आते हैं, उनको सिर्फ मात्र 100 रुपए की फीस में लेने के लिए, जो महिलाएं हैं उनको अगर मैं बात करता हूँ, जो आईआईटी है या गवर्नमेंट सेक्टर है या अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, उनके अंदर उनकी हिस्सेदारी फिक्स करना, किसानों की फसलों को टाइम पर खरीदने बेचने का जो आपने देखा होगा, हमारे हटने के 6 महीने के बाद वो सिचुएशन वापस ऐसी चलेगी जो आज से 10 साल पहले होती थी, और जो हम विदिन 24 आवर्स उठाते थे, अपना लाइन लगती थी, वो दोबारा से 6 महीने में लगने लगी। उससे पता चलता है कि हमारा क्या योगदान रहा है। चलिए आपके साथ हम जननायक सुरक्षा, फसल सुरक्षा स्कीम भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आपका क्या योगदान रहा, आपने इसका जिक्र किया, और आगे का विजन क्या है, जैसा कि चविष्का का भी सवाल था, उस पर आपने जवाब दिया। एक मेघराज जी, ये इस सवाल का और जवाब दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं 10 से 15 सीटों का आप दावा कर रहे हैं। देखिए 10 से 15 सीटों के साथ सरकार तो आप बना नहीं पाएंगे, तो क्या समझा जाए, जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में अपने आप को देख रही है, और अगर देख रही है तो किसके साथ?
बड़ी जिम्मेदारी से इस चीज का कहता हूँ, जो भी हमें जनादेश मिलेगा, जो जितने भी सीटों का होगा, और उस टाइम पे जो डिसीजन हरियाणा वासियों के हित के लिए होगा, हम उस डिसीजन के साथ बढ़ेंगे। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि भाई हम किंग मेकर हम जब तक सीएम नहीं बनेंगे तो हम किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस सिचुएशन देखी जाती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी डिसीजन हरियाणा के लिए, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन बीजेपी के साथ अगर ऐसे समीकरण बैठते हैं तो आप तैयार हैं उसके लिए भी? देखिए, उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व ने एक बार नहीं, हर उस पे बोला है कि हमसे कहीं ना कहीं वो गलती हुई है और हम उसको दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। वो बिल्कुल क्लियर है हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि हम कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लेंगे जिससे कोई भी इम्पैक्ट हरियाणा या हरियाणा वासियों पर पड़ेगा। ठीक है चविष्का, आप अपना सवाल करना है, लेकिन उससे पहले रजत जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। रजत जी, आपकी इस मुस्कान के पीछे का राज? आपने ना बहुत बुरी तरह से फंसा दिया मेघराज जी को। मेघराज जी अभी बेचारे बोल के हटे थे कि हम ऐसा कुछ नहीं है कि हम सीएम का पद मांगेंगे या कुछ है, हम सिचुएशन के हिसाब से कर लेंगे। और फिर आप ये सवाल मैं पूछता इनसे, लेकिन वो आपने पूछ के पूरा एक्सपोज कर दिया इनको कि मतलब अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई तो बीजेपी के साथ दोबारा चले जाएंगे क्या नहीं चले जाएंगे। तो इन लोगों ने पहले बोल के हटे थे हम तो कि सिचुएशन के हिसाब से जनता का हित, ये जनता के हित का जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हें छोड़ देना चाहिए करना। अगर ये जनता का हित का इतना ही ध्यान रखते तो आपने जनता का हित तो उसमें था जब आपने जनता से भाजपा के खिलाफ वोट मांगा। कसमें खाई भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और भाजपा की गोद में जाके बैठ के आपको समझ नहीं आया आज तक कि जनता को आपसे नाराजगी क्या है। एक तो आपने अपनी चौधरी देवीलाल जी की पार्टी तोड़ी, उन्हीं के नाम पे आपने वोट मांगे, अपने आप को सिंपैथी गेन करी कि हमें तो निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद अब दोबारा आप ये कह रहे हो कि हम हमारे 10-15 सीटें आ जाएंगी, हम सिचुएशन के हिसाब से कोई मुख्यमंत्री का पद नहीं मांग रहे। अरे मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको एक नारा भूल गया, आपने ये पार्टी को तोड़ा सिर्फ मुख्यमंत्री बनने के लिए। आपने सीएम आया के नारे लगवाए। आप आज 15 सीटों के ऊपर हो, कहीं किसी के साथ चले जाएंगे, सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे। 15 सीटों में कौन से आप सीएम बन रहे हो? आप ये देखो, अब मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप क्लाउन इन इंडियन पॉलिटिक्स हो, यू आर क्लाउन्स। आप सीरियस पॉलिटिक्स की बात ही ना कीजिए। सीरियस पॉलिटिशियन तो वो होता है जो अपने ताज को ठोकरे मार दे, अपनी सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। कभी सोचिए तो देवीलाल जी ने भी ऐसे इस्तीफा दिया था, चौधरी मंगल सिंह ने रोहतक से दिया था, चौधरी देवीलाल ने वैन से दिया था एसवाइल के न्याय युद्ध के लिए। तो तभी अभय सिंह को मानते हैं कि असली में अगर चौधरी देवीलाल जी का खून किसी में है, उनकी विचारधारा किसी में है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के अंदर है। आप लोगों ने कहा आप तो अपना ही देखते हो, आपने तो अपने पार्टी के विधायकों को मैच में नहीं बांटते भैया। आप तो इतने लालची हो, 13 मैच में खुद जीत गए। ये राम कुमार गौतम कह के विधानसभा तक में कह गए ऑन रिकॉर्ड। आप क्या सुनना चाहते हो मेरे से? ठीक है, अच्छा रोक रही हूँ, एक बार फिर से रोक रही हूँ रजत जी आपको, क्योंकि सांसद दीपेंद्र हुड्डा से हमारे हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनाते हैं क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारे साथ सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। वोट देकर निकले, पूरा परिवार आपका पहुंचा था, कितने आश्वस्त हैं आप? पूरा विश्वास है, कांग्रेस के बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है हरियाणा में। हरियाणा के कोने कोने से आज एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। सर, किन मुद्दों को लगता है कि जिसे लेकर के वोटर पहुंचे हैं यहाँ पर वोट देने के लिए? धरातल के मुद्दे। हरियाणा की दुर्दशा बेहाली के लिए कोई जिम्मेदार है, बदहाली के लिए कोई जिम्मेदार है तो भाजपा है। आज जो खुशहाली हरियाणा से गायब हो गई उसके लिए कोई जिम्मेदार है, भाजपा है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, देश में सबसे ज्यादा नशा, देश में सबसे ज्यादा अपराध, सबसे ज्यादा महंगाई, भ्रष्टाचार, आज हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति हो गई। तो ये आज हरियाणा के जो धरातल के मुद्दे हैं वो सबसे बड़े मुद्दे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा करती आ रही है कि वापस से डबल इंजन की सरकार बनाई जाएगी, वहीं कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी के झूठ पर कोई टैक्स नहीं है देश में, बीजेपी कोई भी दावा कर सकती है। लोकसभा में बीजेपी का दावा था 400 पार, 240 आए। पिछली बार यहाँ दावा था 75-80, 75 पार का दावा था, 40 पे रुक गए। और दावा कुछ भी करें, लोकसभा में लोगों ने कर दिया था बीजेपी को हाफ, विधानसभा में लोग कर देंगे बीजेपी को साफ। एक आखिरी सवाल रहेगा मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के। कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं दिया है।
देखिए, कांग्रेस की बड़ी बहुमत से सरकार बनेगी। धन्यवाद कि आप ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे का, यानी कि आप मान रहे हैं सरकार तो बन गई कांग्रेस की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। रोहतक से कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। और देखिए, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा से भी हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो भी सुनाते हैं आपको क्या कुछ बातचीत हुई है। सिरसा हलोपा सुप्रीमो गोपाल कांडा इस वक्त हमारे साथ, सर सह परिवार आपने वोट डाला है, किस प्रकार का जोश? माहौल, धर्म नगरी सिरसा में एक तरफा माहौल है और सभी सनातन धर्म की जय करने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं। यहाँ भाईचारे की, प्रेम प्यार की, सेवादार की सरकार बनने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, आप लगातार प्रचार के दौरान भी कांग्रेस मुक्त हरियाणा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस मुक्त हरियाणा हो गया था और हो गया और कभी आएगा नहीं। सिरसा की 5 सीटों पर आपने दमखम लगाकर प्रचार किया है, किस प्रकार से? 5 की 5 सीटें जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, और सिरसा से सरकार बनेगी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। एक अंतिम सवाल रहेगा सर, 8 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, किस प्रकार से, कितनी बड़ी जीत देख रहे हैं सर? बड़ी जीत होगी, बहुत बड़ी जीत होगी, बहुत आशीर्वाद है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। गोपाल कांडा है और बहुत बड़ी जीत का दावा यहाँ करते हुए नजर आए हैं कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़ी जीत। हलोपा सुप्रीमो यहाँ गोपाल कांडा खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और बहुत बड़ी जीत का दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने एक बार फिर से सिरसा से सरकार बनाने का दावा कर दिया है। और इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा को हम सुन रहे थे, तो मेरा सवाल राजवीर जी आपसे ही होगा, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा बहुत कुछ कह गए बीजेपी के लिए एक बार फिर से, और कह रहे हैं बदहाली के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बेरोजगारी और महंगाई, ये तमाम मुद्दे एक बार फिर से उन्होंने उठा दिए हैं और बीजेपी को अच्छा खासा इम्पैक्ट इन मुद्दों का पड़ेगा, ये कह रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा की बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि वो बेरोजगार हो चुके। कांग्रेस 10 साल से वो लोग सत्ता के लिए तड़प रही है और सत्ता उनको सेवा करने के लिए नहीं चाहिए, उनको अपना सीएलयू गैंग को ऑपरेट करने के लिए चाहिए, उनको अपना ड्रग्स का रैकेट चलाने के लिए चाहिए, उनको नौकरियां बेचने के लिए चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ दीपेंद्र जी से कि वो उन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ी। उन नेताओं की बढ़ी है बेरोजगारी जिन लोगों ने 10 साल लूट और खसूट की राजनीति की, जिन लोगों ने भाई भतीजावाद किया, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं। लेकिन जनता का नैरेटिव क्या है? आज जिस जनता ने सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है, जिन लोगों तक सरकार पहुंची है, जिन लोगों के घर तक जो योजनाएं पहुंची है, वो वोट उन्होंने डालना है। वोट वो नहीं डालना है जो दबंग है, उनका कोई मतलब नहीं हमारे लिए, क्योंकि हमारी जो सरकार समर्पित है वो गरीबों को समर्पित है, वो शोषितों को समर्पित है। तो हमारे लिए कोई महत्व नहीं है भाई कौन क्या बोल रहा है। हमने सिर्फ जनता से कनेक्ट किया है, हमारा हर कार्यकर्ता बूथ हर वोटर तक पहुंचने की हमने कोशिश की और हम कामयाब भी रही है। तो उस चीज का इम्पैक्ट आपको 8 तारीख को देखने मिलेगा। और जनता जो वोटिंग कर रही है वो यही सोच के वोट कर रही है भाई क्या आपने इस सरकार को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, और हमें लगता है कि जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। दीपेंद्र कह रहे हैं दावा तो आपने लोकसभा में भी किया था, 400 पार का दावा आप इस बार भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे लोकसभा में हाफ हुए हैं वैसे ही विधानसभा में साफ होंगे आप सीधे सीधे। आप एक बात बताइए, तो इंडिया गठबंधन बना के इन लोगों ने जो नैरेटिव चलाया भाई संविधान खत्म कर देगी, मतलब बीजेपी आ गई तो अगर तो आरक्षण को खत्म कर देगी, ये चीजें इनकी इस चुनाव में इन लोगों ने क्यों नहीं बोला ये चीजें? क्योंकि वो जो नारा था वो फुस हो गया इनका, क्योंकि जनता को हकीकत पता चल गया भाई अगर आरक्षण की कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है, अगर संविधान की कोई दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है। आज ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। जब इनका राज था इन लोगों ने क्या क्या किया वो भी तो याद रखना चाहिए ना। जब ये हमारे से हिसाब मांग रहे तो ये अपना हिसाब भी देना चाहिए ना भाई। इन्होंने तो सीएलयू गैंग तैयार की थी, वो गैंग ने कितना लूटा हरियाणा को, अपने मित्रों को कैसे जमीनें बांटी गई, कैसे सेक्शन 4 लगाया गया, कैसे धक्के से जमीनें ली गई, कैसे नौकरियां बांटी गई। अभी इनके जो नेताओं के जो 7-8 नेताओं के जो वीडियो वायरल हुए उससे इनका जो मनसा का पूरा हरियाणा को पता लग गया भाई ये लोग यहाँ सत्ता में सेवा करने के लिए नहीं आना चाहते, ये लोग तो अपने लोगों को सेट करने के लिए आना चाहते। कि आपके 10 साल का भी कार्यकाल, आपके 10 साल जो आपने राज किया है वो भी देख लिया है जनता ने, अब बदलाव तो आएगा ही आएगा। आप कांग्रेस के अगर मैं बड़े नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ जनता ने वो राज देखा, इसलिए हमें उम्मीद है, इसलिए जनता को उम्मीद है कि भाई इस राज को कंटिन्यू रखना आपने। वो जो सेवा भाव का जो 10 साल का कार्यकाल रहा भाजपा का उसको हमने आगे लेके जाना है। तो अगर जनता को इतना मतलब वो होता कि भाई मतलब ये तो लोग 10 साल से सत्ता से बाहर क्यों थे, अगर इनसे इतना ही सहानुभूति होती तो जनता ने इनको भी देख लिया और जो अन्य विपक्षी दल सबको देख लिया, तभी हमें 2 कार्यकाल दिया और हमें उम्मीद है जनता हमें 3रा कार्यकाल भी देगी। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी राजवीर जी, पिछले अगर विधानसभा चुनाव की बात करें
या फिर 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें, तो उन दोनों ही बार से, जब आप दोनों ही टर्म से अगर अब की बात करें, जब आप दोनों बार जीते हैं, इस बार कितना अलग माहौल है, आप क्या मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, लोकसभा के जब चुनाव हुए तब भी बात की जा रही थी कि 2014 में या 2019 में जो एक मोदी लहर थी, लोकसभा के चुनाव में एक मोदी इम्पैक्ट था, वो भी कहीं ना कहीं कम हुआ है, उसका असर भी कहीं ना कहीं कम हुआ इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे ही आप विधानसभा चुनाव के लिए भी मान रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये 2014 2019 से बिल्कुल अलग सा माहौल है, क्योंकि अलग माहौल ये है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया, और उससे जो हमें 2019 में मैंडेट मिला था, हमें उम्मीद है उससे ज्यादा मैंडेट हरियाणा की जनता देने जा रही है, क्योंकि हमने काम किया और वो काम धरातल पे दिखा है। वो जो योजनाएं हैं, वो जो एक शिक्षा के क्षेत्र में या आयुष्मान के या और भी तो हमारी बहुत सी योजनाएं जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, तो उन योजनाओं का लाभ हमने गरीब आदमी को, जरूरतमंद को देने का काम किया है। और उसी के नाते हमें विश्वास है, जिन लोगों को पेंशन या राशन कार्ड 20-20, 30 साल से नहीं बन रहे थे, उन लोगों को हमने योजनाओं का लाभ दिया है। और ये तो विपक्षी दल जो तड़प रहे हैं सत्ता मारने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ लूट के लिए आना चाहते हैं। सवाल अब आप बार बार एक ही बात कहेंगे कि हमने काम किया है, तो सवाल घूम फिर के फिर वो भी आ जाता है कि फिर अगर इतना ही काम हुआ था, इतने ही आप आश्वस्त थे, तो फिर मुख्यमंत्री क्यों बदलना पड़ा? हाँ, सवाल फिर ये भी आ जाते हैं, जेजेपी से अलग क्यों होना पड़ा? मैं जवाब दूंगा ना आपको। मुख्यमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने बिल्कुल क्लियर किया था, भी मेरा कार्यकाल पूरा हो चुका है, मुझे मतलब जिम्मेवारी से मुक्त कीजिए। तो अमित शाह जी ने ये बात बड़ी सभा में बोली थी, रैली में बोली थी, भाई हमने शिफ्ट किया है। तो आप एक बात बताइए, कांग्रेस ने आज तक अपना मुख्यमंत्री इस तरह घोषित नहीं किया, इन जज्बा ने फिक्स करके हमारे तो यही होंगे, ठीक है ना? तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है, और बूथ अध्यक्ष से अपना जीवन शुरू करने वाले राजनीतिक नायब सैनी जी आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक ओबीसी चेहरा जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, कोई ओबीसी, कोई दलित या कोई पिछड़ा बन सकता मुख्यमंत्री, वो सपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार करके दिखाया। आज हर कार्यकर्ता, आज हर जनता सोचती है कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और किसी को भी मौका मिल सकता है कहीं भी जाने का। ठीक है राजवीर जी, बने रहिए, और भी गेस्ट जुड़े हुए हैं, रजत भी जुड़े हुए हैं और मेघरा जी भी जुड़े हुए हैं। रजत जी, कांग्रेस भी लगातार तमाम दावे कर रही है और इधर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार दावे कर रही है। आपने जिस तरह से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सुना होगा, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पे इंडियन नेशनल लोकदल का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। हमारा 25-30 सीटों के ऊपर स्थिति डायरेक्ट हम या तो जीत रहे हैं या हमारे साथ ही कंटेस्ट है, और बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहेगा इंडियन नेशनल लोकदल का। हंग असेंबली निश्चित तौर पर जैसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, हंग असेंबली निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर आने जा रही है। और अगर आज दीपेंद्र हुड्डा कुछ भी क्लेम कर रहे हैं, उसमें उनकी कोई भी उनका योगदान नहीं है। ये तो भाजपा ने इतना तंग कर रखा है जनता को, ये तो कहते हैं ना कि जनता परेशान है। कांग्रेस की तो खूबियां कोई है ही नहीं। कांग्रेस तो ऐसी पार्टी रही है, जब 10 साल कांग्रेस का राज रहा तो एक के बाद एक कांड, भ्रष्टाचार, किसानों की जमीनें बेचना, बिल्डरों को धनवान करना, किसानों को गरीब करना। उसके बाद मारुति कांड हुआ, गेस्ट टीचर की एक बेचारी रोहतक में प्रदर्शन कर रही थी, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको गोली मार दी। मैयड़ के अंदर जो जाट आरक्षण के लिए मांग रहे थे, वहां जाट आरक्षण कर रहे थे, वहां की तरह छोटा सा बच्चा था, शायद उसका नाम सुनील चौरान था। 13 सितंबर का दिन था वो, मुझे आज भी याद है। सीधा उस बच्चे के, मासूम बच्चे के गोली मार दी छाती, औरों को भी मारी, अंधाधुंध फायरिंग करी पुलिस ने। तो इनके राज में तो आसंद कांड हो चुका है, निसिंग कांड हो चुका है, कादमा कांड हो चुका है। मारुति फैक्ट्री के अंदर ऐसी एक यूनियन लीडर ने वहां मैनेजर को गोली मार दी थी। और चलिए ठीक है रजत जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, तमाम दर्शकों को बता देते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में 12 बजे तक 29.7% वोटिंग हो चुकी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे ज्यादा कैथल, यमुनानगर और पानीपत में वोटिंग हुई है, और सबसे कम पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी और गुरुग्राम में वोटिंग हुई है। तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, ये मतदान प्रतिशत जो है 12 बजे तक का सामने आया है। 29.7% वोटिंग जो है वो हुई है। हालांकि देखिए, वोटिंग परसेंटेज अभी बढ़ेगा
और उम्मीद की जा रही है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज जो है वो सामने आए। रजत जी, आप बात कर रहे थे, चलिए आप अपनी बात पूरी करना, लेकिन एक सवाल मैं इसमें और ये जोड़ना चाहूंगी। देखिए, इस बार पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो दलितों का एक मुद्दा जो है वो काफी उठा है, चुनाव तक वो पहुंचा मुद्दा, और कांग्रेस को कहीं ना कहीं उस पर घेरने की अच्छी खासी कोशिश की गई। आप भी जानते हैं, कुमारी शैलजा से जुड़े बयान का मैं जिक्र कर रही हूं। क्या लगता है उसका कितना फायदा होगा और कौन सी पार्टी को होगा? देखिए, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस पर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है क्या? और अगर इसका फायदा मिलता है तो कौन सी पार्टी को? आपकी पार्टी को मिलेगा क्या? बीएसपी, अगर मायावती की बात करें, दलितों की हितैषी वो खुद को बताती हैं हमेशा से। ये हितैषी बताती नहीं है, वो हितैषी हैं जी। अपने, और अपने होना भी चाहिए। दलित समाज का भाजपा को और कांग्रेस को वोट देना केवल दलित समाज का वोट इस्तेमाल करके उनका शोषण करने वाला काम है। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने मिर्चपुर कांड के अंदर पूरा का पूरा मिर्चपुर गांव का गांव उजाड़ दिया था। कोई एक परिवार, वो पिता पुत्री की बात नहीं है केवल, ठीक है, पूरा का पूरा गांव उजाड़ने का काम किया था। गोहाना कांड बोला नहीं है, बस्तियों में आग लगा दी गई थी। कैसे आग जली थी? आज गोहाना जाइए, किसी से पूछिए, कितना बहुचर्चित कांड रहा है वो। जज्जर के अंदर भी ऐसे किया था इन लोगों ने। तो कांग्रेस का राज लोग भूले नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो सबसे पहले काले कानून लेकर आई थी, और उसका विरोध सुषमा स्वराज जी ने पार्लियामेंट में किया था। जब दीपेंद्र हुड्डा फॉरेन कंपनीज को लेके आएंगे, एफडीआई आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, मैकडोनल्ड आएगा और 2 फीट का आलू उगा के देगा किसान, यहाँ हरियाणा का किसान। अरे 2 फीट का आलू, सुषमा स्वराज जी ने कहा था, बेटा अपने आप को किसान बताते हो, किसान का बेटा बताते हो, इतना फर्क नहीं पता बेटा तुम्हें लौकी और आलू में कि बेटा 2 फीट की तो लौकी भी नहीं होती, तुम 2 फीट का आलू उगाने की बात कर रहे हो। अरे आए थे अमेरिका से, अमेरिका में थे, कोई जानकारी है नहीं, किसानों का पता नहीं, और क्या किया आके पैसे कमाए, सिर्फ सीएलयू दे दे के बिल्डरों से मोटी कमाई करी, करोड़ों रुपया अपना अंदर किया, और सभी विधायक इनके बस कॉलोनियां काटने और सीएलयू में लग गए। तो ये तो इनकी सरकार की कारगुजारियां रही है। मुख्य विपक्ष भी दल नहीं आ पाई थी कांग्रेस, इतना बुरा हाल हुआ था, और लोकसभा में भी मात्र 1 सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उससे ऊपर तो क्षेत्रीय दल होते हैं। हमारा एक एमपी ज्यादा था 2014 में, मोदी लहर में भी कांग्रेस से 2 लाख वोट ज्यादा थे हमारे। ये बात करते हैं हमारे बारे के अंदर। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये पार्टी ना फूटी है, आप इंडियन नेशनल लोकदल बसपा की सरकार 2019 में आई पड़ी थी, कांग्रेस तो खत्म थी हरियाणा के अंदर। इन्होंने जिंदा कर दिया, इन्होंने जेजेपी वालों ने पार्टी तोड़कर। इनको सिर्फ अपना हित दिखा, सीएम आया कुछ नहीं, कभी किसी गुंडा का। अब ये इन्होंने क्या किया, सेवा में वो कबड्डी वाले प्लेयर थे बेचारे, वो दुष्यंत से कुछ सवाल क्या पूछ लिए, उनके किसी के सर फाड़ दिए, हाथ तोड़ दिए, इतनी बुरी तरह से पिटाई करी। क्या गुंडागर्दी कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर किसी को कभी कुछ बोल देता है, ये गुंडा हुआ। अरे आप खुद क्या कर रहे हो, अपने कर्म देख लो। तो जब जनता के सवाल ही नहीं सहन कर पा रहे और पिटवा रहे हो जनता को, कभी किसानों को पिटवा रहे हो, कभी खिलाड़ियों को पिटवा रहे हो, ये कैसी जोड़नी बातें करते हैं। और जहां कांग्रेस की आप बात करें, कांग्रेस के लोग परेशान थे, भाजपा ने और ज्यादा परेशान कर दिया। इस वजह से आज दीपेंद्र हुड्डा का कोई क्लेम कर रहे हैं, उसमें किसकी सरकार की गलती है। सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो जन विरोधी नीतियां रही हैं, जो जनता को परेशान करके भेज दिया इन्होंने, उस वजह से उस बिना के ऊपर केवल क्या मेघराज जी, देखिए लगातार रजत जी, देखिए कांग्रेस पर तो निशाना साध ही रहे हैं, लेकिन जेजेपी को लेकर भी वो बार बार बोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने कह दिया कि आपने अपने हित के लिए ही काम किए हैं, पार्टी के हित के बारे में ही सोचा है जेजेपी ने, ना कि जनता के हित के बारे में। मुझे लगा था कि हमारे रजत जी, जो कि बहुत ही हमारे सीनियर और मुझे लगा था कि चर्चा के आते वो थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ बोलने लगे थे, तो मुझे लगा था कि हाँ कुछ जाग रहा है। और जो खड़गे जी के वहां पर जो हाजिरी लगाई गई थी, तो वो जो क्योंकि इन्हें अपने साथ नहीं मिलाया गया, तो उसके लिए थोड़ा कुछ बोलेंगे, लेकिन वो घूम फिर कर फिर से जो है जेजेपी पर आ गए और बार बार एक ही चीज बोलते, पार्टी तोड़ दी, सीएम के लिए नारे लगे। तो मुझे लगता है उन्हें कहीं ना कहीं जेजेपी फोबिया से बाहर आ जाना चाहिए, पहली चीज। दूसरा, अगर वो खुद बोल रहे हैं कि हमारी रैली के अंदर नारे लगे सीएम आया, तो सर सीएम आया के नारे तभी लगते हैं जब कोई आपके साथ हो। अगर श्री दुष्यंत चौटाला जी के साथ हरियाणा का यूथ है और उन्हें सीएम देखना चाहता है, तो आप नहीं, कोई भी पार्टी उन्हें नहीं रोक सकती सीएम बनने से। जहां तक दूसरी बात आती है, उन्होंने बोला कि जी किसानों को पिटवाया, गोली चलवाई, तो शायद भूल गए कि हुड्डा साहब के राज में किसानों के अंदर गोलियां भी चली थी। किसानों की 70,000 एकड़ जमीन को भी वो कैसे औने पौने दाव में बेच दिया था। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि किसानों को 2-2, 3-3 रुपए के मुआवजे के चेक दिए थे। उन्हें ये पता होना चाहिए कि कैसे सारे व्यापारी परेशान वर्ग होकर और हरियाणा से शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था।
ये कांग्रेस का ही राज था, जिसकी वजह से लोग परेशान होकर और जो 2 सीट पर बीजेपी रहती थी उसको आगे बढ़ाया था। और जननायक जनता पार्टी जो कि आईएनडी का पार्ट थी, हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा परिवार है, उस परिवार के हम साथ ही थे। लेकिन जहां किसान तो आज आपसे भी नाराज है। पब्लिक ने अगर वहां पे उठकर आवाज दे रही है कि सीएम है, तो आपको उस जन भावना का सम्मान करना चाहिए था और अब भी कर लीजिए। अभी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस जन भावना का सम्मान कीजिए और देखिए दोबारा से चीजें वही हो जाएगी, एक ही परिवार है। अब बात आती है, जहां तक आप बात करते हैं इवन बीजेपी की भी, अभी हमारे भाई बोल रहे थे चलिए कि ठीक है, आप सेवा बात सुरक्षा पूरी से करना आपने, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ गई है।